हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रुकैया अंसारी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विज़न पर। बेटा, मैंने आपको जो भी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चंस दिए हुए थे, तो मैंने बोला हुआ था कि आप लोग अपने क्वेश्चंस जो हैं वो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे सकते हैं, जो लोग वीडियोस देख रहे हैं। और मैंने आज आपका वीडियो भी अपलोड किया हुआ है जो क्वेश्चन से रिलेटेड। अब मुझे जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगते रहेंगे, मैं उनका वीडियोज़ जो है वो आपको इसी तरह क्वेश्चन सीरीज़ में आपके क्वेश्चन फॉर्म में इनको देती रहूँगी। तो बेटा, वो वीडियोस देखने के लिए नहीं है, वो आपका मैंने इसीलिए लिखा हुआ था कि आंसर बताइए आप लोग। तो बहुत सारे बच्चों ने लाइक तो किया है, बट लाइक करने के साथ साथ आप जो है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे मुझे लगेगा आपको क्वेश्चंस जो हैं वो सही है गलत है, जिससे मैं आपको आपकी जो नॉलेज है उसको चेकआउट भी कर सकूँगी। तो प्लीज़ उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए आप लोग, जिससे हमें पता चल सके कि आप लोग कितनी तैयारी कर रहे हो। और दूसरी चीज़, जो बच्चे KBS की प्रिपरेशन कर रहे थे, KBS का आंसर की दोबारा से आपकी कह सकते हो आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो उसमें पेपर में गलत हुए हैं, तो इसकी वजह से हमारी रिपीटेड आंसर की आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है। और जो बच्चों के जिन्होंने कह सकते हो 1000 रुपीज़ करके चैलेंज किया है जो आंसर की पर, तो उनके जो कह सकते हो अगर आंसर ठीक हैं और अगर हमारे जो आयोग को लगता है कि आंसर बाकी में गलत है, तो आपके पैसे रिटर्न भी होंगे। तो इस तरह से बच्चे चैलेंज भी कर रहे हैं। तो जिन बच्चों के मार्क्स कम थे वो परेशान ना हो, क्योंकि आंसर की दोबारा से रिपीट होगी तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बातें बढ़ेंगे, क्योंकि आंसर की गलत आई हुई है। और दूसरी चीज़, कुछ बच्चे अभी डिमोटिवेट होकर बैठे हुए हैं कि हमें इंटरव्यू की तैयारी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें बेटा आंसर की आने के बाद डिसाइड करोगे तो बहुत लेट हो चुका होगा, क्योंकि जो बच्चे बाकी में टैलेंटेड हैं, होशियार हैं, वो बच्चों के मार्क्स कम आए हुए हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इंटरव्यू में आप लोगों की जो काउंटिंग बुलाई जाएगी, तो वो काउंटिंग जरूरी थोड़ी ना है जिनके मार्क्स हाई है उन्हीं को ही बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में वो बच्चे जाएंगे जिनके मार्क्स तो अच्छे हैं ही, प्लस जो कम मार्क्स के बच्चे हैं उनको भी इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। तो अब ये डिपेंड करेगा कि किन को बुलाया जा रहा है। तो बेटा, जिनके मार्क्स जो है 100+ है, वो सारे लोग अपने इंटरव्यू की तैयारी करना स्टार्ट कर दें। क्या पता आपका लक कभी भी चमक जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्या पता मेरिट इतनी डाउन चली जाए, मेरिट जो है, क्योंकि लास्ट ईयर जब हमारा 2018 में एग्ज़ाम हुआ था KBS का, तब मेरिट बहुत कम गई हुई थी, वैकेंसी कम थी, बट अभी वैकेंसी उससे ज़्यादा है। तो मेरिट जो है वो आप देख सकते हो लेवल अप में रहेगी, ना ज़्यादा बहुत कम ना बहुत ज़्यादा हाई। तो क्यों ना अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के बाद आप लोग इंटरव्यू की तैयारी करें। अभी आप लोग का जो भी एग्ज़ाम था किसी भी तरह से गलत हुआ, सही हुआ, मार्क्स कम है, तो ये सारी चीज़ें इग्नोर करें। अभी हमें वो चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो हो गया, हम लोग एग्ज़ाम देकर आए, वो सारी चीज़ें हम लोग की फाइनल हो चुकी है। अब हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते। मार्क्स बढ़ भी सकते हैं आंसर की में, नहीं भी बढ़ सकते। क्या पता आपकी शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ हो वो एग्ज़ाम जो है वो आप लोग का सही हो, पूरा पेपर सही हो, तो आपकी ज़रूरी नहीं है आपके जो शिफ्ट में पेपर हुआ था उसमें मार्क्स बढ़े। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो आप लोग उस सारी चीज़ों को इग्नोर एक तरफ रख दीजिए साइड से। मैन फोकस कीजिए अपने इंटरव्यू पर, अपनी डेमो टीचिंग पर। क्योंकि आप लोग इस तरह से अगर कह सकते हो अपने आप को डिमोटिवेट करके बैठ जाओगे ना, तो फिर आगे की तैयारी कौन करेगा, इंटरव्यू की तैयारी कौन करेगा। इस तरह से अगर आप बैठ जाओगे कि नहीं मेरा इंटरव्यू जो है पता नहीं कॉल आएगा नहीं आएगा, सडन अचानक से कॉल आ जाता है, तब आप क्या करोगे। आपका पर्सनालिटी जो फैक्टर है अभी आपको पता नहीं है, सडन से आपको कोई एक बड़ा ऑफिसर जो जिसको आप कभी मिले नहीं, वो ऐसा टीचर्स आपके सामने प्रेजेंट हो जाए और आपका इंटरव्यू लेने लगे, तब आपका कह सकते हो एकदम से आपका एक्सप्रेशन चेंज होगा, आपके इमोशंस चेंज होंगे। तो आपको वो सारी चीज़ों को क्या करना है, मैच्योर करना है, परिपक्व करना है कि हमें उसका आंसर किस तरह से देना है, किस तरह से क्विकली उसका आंसर करना है और बहुत ज़्यादा एडवांसली आंसर करना है। हमें वो आंसर देना है जो वो लेना चाह रहा है, हमें वो आंसर नहीं देना है जो हम देना चाह रहे हैं, हमें उस तरह का आंसर देना पड़ेगा जो वो लेना चाह रहा है, वो क्या पूछना चाह रहा है। तो अचानक से ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, टाइम लगता है अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना, अपने कह सकते हो जो भी आपका बॉडी डेवलपमेंट है उसको डेवलप करना। और आपका जैसे कि हम लोग जिस लैंग्वेज में बातचीत करते हैं, हम लोग स्पेशली यूपी से हैं, तो हम लोग का बात करने का तरीका ही अलग होता है। तो कहीं आपके कह सकते हो ऐसे अल्फाज ना निकल जाएं आपके मुंह से, इस तरह से वर्ड्स यूज़ ना हो जाएं जो आप नॉर्मली यूज़ करते हो, क्योंकि वहाँ
एक हाईली एजुकेटेड, आपके सामने जो भी विभाग डिपार्टमेंट से लोग होंगे हाईली एजुकेटेड होंगे, वो प्रेफर करेंगे इंग्लिश बोलना, बट आप लोग इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो कुछ शब्द आप लोग इस तरह से सीख लो, कुछ चीज़ें ऐसे सीख लो कि उन लोगों को लगे कि हाँ वाकई में आप लोग जो हैं वो एक अच्छी कह सकते हो कम्युनिटी से आए हुए हो, आपका स्टैंडर्ड, आप लोग नॉलेज रखते हो एक हाई स्टैंडर्ड की। तो ये सारी चीज़ें, भले ही आप इंग्लिश में इंटरव्यू देना प्रेफर ना करें, बट आप लोग कुछ शब्दों को इस तरह से नोट कर लें कहीं कि हमें ये शब्दों को ज़्यादा यूज़ करना है। भले ही वहाँ यूज़ नहीं करो, बट वहाँ तो यूज़ करना ही है, लेकिन अभी आप घर पे यूज़ करना स्टार्ट कर दो, जिससे क्या होगा आपकी हैबिचुअल हो जाओगे, थोड़ी हैबिट में आ जाएगा कि अचानक से क्या होता है जब हम लोग बनावटी बनते हैं ना, जैसे कि बनावटी बन जाते हैं। स्टोरी सुनी होगी, स्टोरी सुनाने का टाइम तो नहीं है, बट फिर भी जब यहाँ हम लोग कुछ बनने की कोशिश करते हैं ना, तो अचानक से वो शब्द आ जाता है जो हम लोग की डेली रूटीन में रहता है। तो वो सारी चीज़ों को हमें बहुत ध्यान में रखना है कि हमें इस तरह से अपना इंटरव्यू ख़राब नहीं करना है। और दूसरी चीज़, डेमो टीचिंग किस तरह पढ़ाना है। मेन फैक्टर डेमो टीचिंग है हमारा। इंटरव्यू तो हम जिस तरह कर ही लेंगे, पर डेमो टीचिंग पढ़ाना किस तरह है बच्चों को, वो सारी चीज़ें। क्योंकि अभी आप लोग जो पढ़ते आए हो ना, अभी आप एक स्टूडेंट लाइफ में रहते आए हो, बट जब आपके सामने स्टूडेंट्स होंगे तो आपको किस तरह बिहेव करना है उनके साथ, किस तरह से हमें पढ़ाना है। ये नहीं कि बुक्स उठाई और बोर्ड पे लिख दिया और बस आराम से चेयर डाल के बैठ गए, वो सारी चीज़ें नहीं। डेमो टीचिंग में हमें बताना पड़ेगा। सडन जो आपका डिपार्टमेंट में बैठे होंगे लोग, वो आपसे पूछ भी सकते हैं कि बेटा इस तरह से जो भी आपको चैप्टर्स दिए गए हैं आपके एनसीईआरटी बुक में, आप इन्हें एक्सप्लेन करके बताइए। सपोज मैं आपके बच्चा हूँ, आपके स्टूडेंट्स हूँ, मैं आपके बच्चे हूँ क्लासरूम के, तो आप लोग बताइए कि हमें कौन कौन सी चीज़ें किस तरह से बच्चों को हैंडल करानी है। मैं आपका बच्चा हूँ क्लासरूम का, तो बताइए सारी चीज़ें आप किस तरह से पढ़ाओगे उन बच्चों को। तो वो सारी चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि वो सारी चीज़ें आप स्वयं से डेवलप करें, स्वयं से विकसित करें। इन चीज़ों पर दिमाग लगाएं, ना कि इन चीज़ों पर कि आंसर की में कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं, कितने कम हो रहे हैं। इन चीज़ों पर ध्यान देने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हमें बाद में देखने को मिलेंगी। अगर हमारा इंटरव्यू में सपोज कॉल आ जाता है, इंटरव्यू के लिए हम सेलेक्ट हो जाते हैं, तब आप क्या करोगे? तब बहुत कम टाइम होगा, उस शॉर्ट टाइम में आप क्या क्या चीज़ें कर लोगे। अभी वही चीज़ है ना कि केबीएस ने एग्ज़ाम बहुत शॉर्ट टाइम में कंडक्ट करवाया, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें, और हम फिर परेशान होते हैं कि मेरे मार्क्स कम हुए, मेरा ये गलत हुआ, वो गलत हुआ। तो अभी से आप लोग बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो, आंसर क्यू को निगलेक्ट करो। जो भी चीज़ होगी आपको बाद में पता चल जाएगी। सपोज़ नहीं भी आता है तो आपकी तैयारी तो हो जाएगी, आप किसी दूसरे एग्ज़ाम के लिए तो तैयार हो जाएंगे। अभी DSSB का एग्ज़ाम भी कह सकते हो वैकेंसी आ चुकी है उसकी, तो आप लोग उसके लिए प्रिपेयर हो जाओगे। तैयारी कहीं आपकी वेस्ट नहीं जाएगी कि आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो हमारी वेस्ट चली जाएगी, नहीं। आगे आपको बहुत सारे एग्ज़ाम फेस करने हैं, वो तैयारी आपकी काम आएगी। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है और अपनी तैयारी आगे बढ़ाते जाना है। इसी तरह से हमारा कह सकते हो यूपी टेट का भी अभी नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, तो वो सारी तैयारियाँ जिसके लिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ डेली की। और आप लोग अपना सहयोग बनाइए, डेली स्टडी कीजिए। देखो जो स्मार्ट स्टडी होती है ना उसको करो। अभी जैसे कि बच्चे बैठे हुए हैं कि तैयारी अभी मेरी आंसर की नहीं आई, अभी मेरे मार्क्स कम हैं, हम किस तरह से पढ़ाई करें, मन नहीं लग रहा है, वो सारी चीज़ों को इग्नोर करो। यही होती है स्मार्ट स्टडी। अगर आप एक एग्ज़ाम में कह सकते हो डिस्क्वालीफाइड हुए हो, तो आप नए एग्ज़ाम की तैयारी करो ना, आप उसके पीछे क्यों पड़े हो जो हाथ से निकल चुका है। अब जो हाथ में आने वाला है उसको पकड़ो, उसको पकड़ने का टाइम है। अगर आप उसे भी नहीं पकड़ोगे तो फिर वो भी हाथ से छूट जाएगा, तो दोनों हाथ खाली रह जाएंगे। इसलिए एक हाथ खाली है तो दूसरा हाथ भरने की कोशिश करो। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखो, यही होती है स्मार्ट स्टडी। अगर आप एक से फेल हुए हो तो अपनी जो भी आपकी जो वीकनेस है ना कि हमारा ये चीज़ यहाँ छूट गई थी, वहाँ छूट गई थी, मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ था, तो अब वक्त है उसको स्ट्रांग करो। आगे वैकेंसी आ रही है DSSB की, आप उसमें ज्वाइन कीजिए। आप जितना भी आपने कह सकते हो तैयारी की थी उसका 100% आपने दिया था, अब 200% दीजिए, परफॉर्म कीजिए और वैकेंसी लीजिए और ज्वाइन कीजिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ना कि ये चीज़ होती है कि आंसर की में मेरे मार्क्स कम हैं, बढ़ेंगे कम होंगे। टाइम वेस्ट होता है, टाइम जब एक बार निकल जाता है दोबारा वापस नहीं आता है। ये सारी चीज़ें आप लोग समय को देखिए कितना प्रीशियस है। अगर 1 घंटा आप लोग वेस्ट कर रहे हो इसी चीज़ों में, स्क्रॉलिंग रील्स वगैरह देखकर, ये देखकर कि आंसर की कट ऑफ क्या जाएगा, ये जाएगा वो जाएगा, बिल्कुल मत देखिए।
तैयारी कीजिए इंटरव्यू की। दूसरी चीज़, अगर बिल्कुल भी ऐसा अपने आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप लोग दूसरे एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। यूपी डाइट, सुपर डाइट, अभी वैकेंसी देखने को मिल सकती हैं, ये मत मानिए कि वैकेंसी नहीं आएंगी। बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को जल्द ही जल्द मिलेंगी। और इसी तरह से बस आप लोग हाथ खाली करके बैठे रहना, ये आंसर की नहीं आई है, वो नहीं आई है, मेरे नंबर कम है, ये तो एक्सक्यूजेज नहीं, जो करना है करो। एक्सक्यूजेज नहीं, एक्सक्यूजेज हम तब देते हैं जब हमारे ऊपर, कह सकते हो, हमें खुद पर बिलीव नहीं होता है, खुद पर कॉन्फिडेंट नहीं होता है, तब हम लोग एक्सक्यूजेज देते हैं। बट फुल कॉन्फिडेंट है हमारे पास कह सकते हो एनर्जी है स्टडी करने की, तो हम अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करके हम उसको यूज़ करें, हम तैयारी करें अपनी। तो चलिए, आज का हमारा यही उद्देश्य है कि आप लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे और आगे अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए, साइकोलॉजी की मेरी सुपर डाइट एंड यूपी डाइट स्पेशल बैच की सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैं आपको कह सकते हो बैच लेकर आई हूँ। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करते जाएं, इसी उद्देश्य से मैं आपके लिए वीडियोज़ लेकर आई हूँ यूट्यूब पर। तो आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से बेहतर करते जाएं, नोट्स बनाते जाएं और अपनी तैयारी अच्छे से करते जाएं। जो भी क्वारीज लगे कि हमें ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो सिलेबस धीरे धीरे होता जाएगा, सिलेबस रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कराती जाऊंगी। तो इस तरह से आपकी तैयारी भी होती रहेगी और आपके नोट्स भी बनते रहेंगे। बट अगर आंसर की के पीछे बैठे रहना है तो बेटा कुछ हाथ नहीं लगने वाला है, वो सारी चीज़ें छोड़ो और अपना एक नया रास्ता बनाओ खुद से और उस मंजिल को प्राप्त करो, ठीक है। तो चलिए, और जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मेरा स्पेशल सजेशन है कि आप लोग तैयारी करें, सीरियस होकर पढ़ें, वैकेंसी बहुत जल्दी देखने को मिलेगी, ठीक है। और वीडियोस में मैंने क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं, अभी मैंने शॉर्ट्स वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे, आप लोग का परफॉर्मेंस चेक करना चाह रही थी, बट किसी एक भी बच्चे ने उसमें कमेंट नहीं किया कि इसका आंसर ये होगा। तो बच्चे प्लीज़ उसको कह सकते हो कमेंट बॉक्स में बताएं इसका आंसर क्या होगा, जिससे मैं चेकआउट कर सकूँ कि आपका स्टैंडर्ड क्या है प्रिपरेशन का, उसी के अकॉर्डिंग में क्वेश्चंस बनाओ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की मेरी क्लास है मनोविज्ञान की विधियाँ, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। तो मेथड्स क्या होते हैं, मनोविज्ञान का पढ़ाने का तरीका क्या होता है, साइकोलॉजी कौन कौन मेथड्स का यूज़ करती है बच्चों को कह सकते हो बच्चों का निरीक्षण करने के लिए, अवलोकन करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो वो सारे मेथड्स हैं आपके मनोविज्ञान की शिक्षण विधियाँ, मनोविज्ञान की विधियाँ, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। कितने टाइप्स की होते हैं आपकी मनोविज्ञान की विधियाँ, तो ये होती हैं हमारी 2 टाइप्स की, 2 प्रकार की, अवलोकन विधि और विवरणात्मक विधि। अवलोकन विधि क्या होती है, जब हम किसी व्यक्ति का अवलोकन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, निरीक्षण करके पता लगाते हैं कि बच्चा जो है वो कक्षा में उसको समस्या कहाँ आ रही है। घर में तो वो बहुत अच्छे से बातचीत करता है, लेकिन विद्यालय आकर वो एकदम शांत हो जाता है, वो टीचर से इंटरेक्ट नहीं हो पाता है। तो अवलोकन विधि क्या होती है, निरीक्षण करके पता लगाना कि आखिर समस्या कहाँ है, ठीक है। तो वो कहलाती है अवलोकन विधि, इसको हम ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं। दूसरी होती है हमारी विवरणात्मक विधि, इसको हम एक्सपोजिशन मेथड कहते हैं। मतलब एक कह सकते हो व्याख्यानिक तौर पर पता लगाना, व्याख्यान के तौर पर कह सकते हो सिखाने का तरीका, बच्चे को निरीक्षण करने का तरीका, वो कहलाता है हमारा विवरणात्मक विधि। इसको एक्सपोजिशन मेथड के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। और बच्चों, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बाल मनोविज्ञान विक्रय संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई थी, किसके द्वारा की गई थी। तो बाल मनोविज्ञान विक्रय संस्थान की स्थापना, अब लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दिया हुआ था तो मैं बताती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ, बाल मनोविज्ञान विक्रय संस्थान की स्थापना ये की गई थी विलियम हैली के द्वारा। विलियम हैली 1909 में और शिकागो में, कहाँ पर की गई थी, शिकागो में। बाल मनोविज्ञान विक्रय संस्थान, हैंडीकैप्ड जो इंस्टीट्यूट बनाया गया था हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए, तो वो कहाँ बनाया गया था, वो बनाया गया था शिकागो में। किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये बनाया गया था विलियम हैली के द्वारा। कब बनाया गया था, तो 1909 में, ठीक है बच्चों। इसका आंसर है आपका, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन पूछा हुआ था।
अब आगे से जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं वो क्वेश्चंस को एक अलग से नोट करते जाया कीजिए, जिससे आप लोग को पता चल सके कि हमें ये इसका आंसर पता चल गया है, इसका आंसर हम नोट डाउन कर सकें। ठीक है, चलिए। दो प्रकार की विधियां थी, अवलोकन विधि और विवरणात्मक विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड एंड एक्सपोजिशन मेथड। अवलोकन विधि क्या होती है? जब हम निरीक्षण करके पता लगाते हैं कि आखिर समस्या क्या है। और विवरणात्मक विधि क्या होती है? जब हम व्याख्याने तौर पर चीज़ों की एक एक पक्ष की जानकारी लेकर तब हम कह सकते हो सिखाते हैं बच्चों को, और बच्चों से जो भी कमियां होती हैं उसका पता लगाते हैं, तो वो होती है हमारी विवरणात्मक विधि, एक्सपोजिशन मेथड। तो जो हमारी अवलोकनात्मक विधि होती है, जो हमारी ऑब्जर्वेशन मेथड होते हैं, वो इतने टाइप्स के होते हैं। और जो विवरणात्मक विधियां होती हैं वो मैंने इस साइड लिखी हुई है, ये आपकी विवरणात्मक विधियां हैं इनके टाइप से, और ये आपकी अवलोकन विधियां हैं। अवलोकन विधियां जो हैं इसमें सबसे पहला मेथड है आत्मनिरीक्षण विधि। हम कह सकते हैं आत्मनिरीक्षण विधि, इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या होता है? अवलोकन का मतलब क्या होता है? निरीक्षण करना। आत्मनिरीक्षण, ये कह सकते हो आत्मनिरीक्षण विधि सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है। अगर पूछ दें कि मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि, तो वो होती है हमारी आत्मनिरीक्षण विधि, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। आत्मनिरीक्षण विधि का मतलब होता है स्वयं का निरीक्षण करके पता लगाना कि हमें किन किन चीज़ों से समस्या होती है, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमारे काम में बाधा बनती हैं, कौन कौन सी चीज़ों के साथ हमारा व्यवहार आक्रामक हो जाता है। तो ये विधियाँ कहलाती हैं हमारी इंट्रोस्पेक्शन मेथड, आत्मनिरीक्षण विधि। ठीक है, उसके बाद है हमारा अवलोकन या अंतर्दृष्टि विधि। अवलोकन या अंतर्दृष्टि विधि का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन या एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड। बाहरी तौर पर कह सकते हो, बाहरी तौर पर जब हम चीज़ों का अवलोकन करते हैं, जैसे कि कक्षा में बच्चे बैठे हुए हैं और मैं 30 बच्चे कक्षा में बैठे हुए हैं और मैं पढ़ा रही हूँ, अचानक से उसमें एक बच्चा उठकर कक्षा से बाहर चला जाता है, ठीक है, और फिर वो बिना पूछे जाता है और चुपचाप से आकर फिर वो उसी जगह पर बैठ जाता है और वो इधर उधर दीवारें देख रहा होता है, ठीक है, जो भी दीवार है आसपास देख रहा होता है, मैं जो पढ़ा रही हूँ उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो मैं उसको अवलोकन कर रही हूँ, मैं उसको कह सकते हो उसका एक्सट्रोस्पेक्शन कर रही हूँ, अंतर्दृष्टि कर रही हूँ, उसके बारे में सूझ बना रही हूँ, उसके बारे में समझ बना रही हूँ कि आखिर ये समस्या क्या है। बच्चा जो है 29 बच्चे आसानी से बैठकर पढ़ रहे हैं, एक बच्चा जो है वो क्लास से बाहर जा रहा है, या उसका जो भी कह सकते हो व्यवहार है वो 29 बच्चों से बिल्कुल डिफरेंट है, तो उसके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं तो वो विधि कहलाती है हमारी अवलोकन या अंतर्दृष्टि विधि। जब हम उस व्यक्ति के बारे में, उस बच्चे के बारे में जब हम पता लगाते हैं, उसके बारे में अंतर्दृष्टि, सूझ, समझ विकसित करते हैं अपने माइंड में, उसका निरीक्षण करते हैं आखिर समस्या क्या है, बच्चे को हमारा मेथड पढ़ाने का समझ नहीं आ रहा है या बच्चा आसपास के बच्चों से घुल मिल नहीं पा रहा है, तो वो विधि कौन सी कहलाती है? अवलोकन या अंतर्दृष्टि विधि। नेक्स्ट है हमारी प्रायोगिक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड। जब हम बच्चों को कोई प्रोजेक्ट देखते हैं, ठीक है, जैसे कि 5 बच्चे लिए और इन 5 बच्चों को मैंने प्रोजेक्ट दिए कि बेटा आप लोग इस जो भी मैंने आपके सामने प्रोजेक्ट दिया है आप इसको बनाकर तैयार कीजिए, ठीक है, और देखते हैं कि किन बच्चों का कह सकते हो व्यवहार किस तरह रहता है चीज़ों को बनाने में, ठीक है, कौन सा बच्चा जल्दी बना लेता है, कौन सा बच्चा टाइम लेता है, कौन सा बच्चा जो है वो उसमें वो जो चीज़ मैंने उसके सामने प्रस्तुत की थी वो उसके बारे में कह सकते हो समझी विकसित नहीं कर पाते, वो शांत बैठा रहता है। तो इस तरह से जब हम एक्सपेरिमेंट करके पता लगाते हैं तो वो कहलाती है हमारी प्रायोगिक विधि, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी क्षेत्र अध्ययन विधि, फील्ड स्टडी मेथड। ये कहलाता है जैसे कि बच्चा कौन से क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा है, बच्चा खेल के क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा है, बच्चा पढ़ाई के क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा है, हम कह सकते हैं बच्चा जो उसको आसपास की एक्टिविटी करवाई जाती है उसमें अपना बेहतर परफॉर्मेंस देता है, तो वो कहलाती है हमारी कौन सी विधि? क्षेत्र अध्ययन विधि, फील्ड स्टडी मेथड, ठीक है। इस तरह से हमने जाना अवलोकन विधि। अब है हमारी विवरणात्मक विधियाँ, जो कह सकते हो एक व्याख्यानिक तौर पर प्रयोग की जाती है मनोविज्ञान में, तो ये है हमारी व्यक्ति इतिहास विधि, केस स्टडी, केस हिस्ट्री मेथड, या व्यक्ति वृत्तांत विधि भी कह सकते हैं इसको, केस हिस्ट्री मेथड। जो भी कह सकते हो व्यक्ति है उसके जीवन से संबंधित जो भी घटनाएं हैं, बच्चा कक्षा 1 में तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता था, 2 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता था, जब वो कक्षा 3 में आया तो वो एकदम शांत हो गया,
मतलब उसका जो परफॉर्मेंस था, जो भी क्रिया कह सकते हो गतिविधि करता था, उसका जो रिजल्ट था कक्षा 1 में बहुत अच्छा था, 95% था। सेकंड में आया तब भी 95 था, लेकिन जब वो कक्षा 3 में आया तो उसका परफॉर्मेंस जो है 50% क्यों रह गया। मैंने व्यक्ति के इतिहास, उस बच्ची के इतिहास के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना स्टार्ट किया कि बच्ची की जो माँ है उसके घर से अलग रहने लगी, बच्चा अपने पिता के साथ रह रहा है, ठीक है। तो व्यक्ति के इतिहास के बारे में जाना, उसकी हिस्ट्री जानी, उसके आधार पर फिर हमने अपना विवरण इकट्ठा करना स्टार्ट किया कि इस आधार पर बच्चा जो है वो अपनी माँ से दूर हो गया है, तो उसका जो भी परफॉर्मेंस था तो उसकी गतिविधि वो कम हो गई है। तो वो कौन से जो तरीका होता है जानने का, वो कौन सा होता है, वो कहलाता है व्यक्ति इतिहास विधि, केस हिस्ट्री मेथड। नेक्स्ट है हमारा सर्वेक्षण विधि, सर्वे मेथड। सर्वे करते हैं हम लोग, जैसे कि आप लोग ने देखा होगा जब जनगणना होती है तब पता लगाया जाता है कि स्त्री और पुरुष का अनुपात क्या है, जो मेल है फीमेल है इनका जो रेशियो है वो कितना है, जनसंख्या पिछले की अपेक्षा कितनी बड़ी, तो वो क्या कहलाता है हमारा सर्वे मेथड। इसी तरह से हम सर्वे करते हैं कि बच्चा जो है वो कक्षा 1 में था या 5 में था, 6 में था, पिछली बार वो कैसा था, अभी का उसका परफॉर्मेंस कैसा है, वो आगे बढ़ा पीछे हुआ, उसके परफॉर्मेंस वहीं के वहीं स्टेबल है, तो वो विधि कौन सी होती है, सर्वेक्षण विधि, ठीक है। उसके बाद होती है हमारी तुलनात्मक विधि, कॉम्पैरेटिव मेथड, ठीक है। तुलनात्मक विधि का मतलब होता है कि कह सकते हो अध्ययन कराना। तुलना का मतलब होता है तुलना करना, दो बच्चों के बीच 5-5 बच्चों का ग्रुप डिवाइडेड किया, फिर हमने देखा कि लड़कियां ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती हैं, लड़के ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। पढ़ाया दोनों को एक साथ एक क्लास में ही था, लेकिन हम लोग तुलना कर रहे हैं कि चीज़ें किसने बेहतर सीखी, लड़कियों ने ज़्यादा बेहतर सीखी, लड़कियों ने ज़्यादा बेहतर सीखी, तो वो विधि कौन सी होती है, तुलनात्मक विधि। या हमने कह सकते हो 5-5 बच्चों का ग्रुप डिवाइडेड किया, उसमें तुलना करके पता लगाया कि कौन से बच्चे ने ज़्यादा चीज़ों को सीखा है, किस ग्रुप ने ज़्यादा अच्छे से सीखा है, तो वो कौन सी विधि होती है, तुलनात्मक विधि। मनोविश्लेषण विधि, साइको एनालिटिक मेथड, ये होता है कि बच्चे के कह सकते हो चेतन मन में कितनी चीज़ें गई, अचेतन मन में कितनी चीज़ें हैं, अर्धचेतन मन में कितनी चीज़ें हैं, वो कितना कह सकते हो कॉन्शियस में रहता है, कितना सबकॉन्शियस में रहता है, कितना अनकॉन्शियस में रहता है। इसके आधार पर जब हम पता लगाते हैं तो वो कहलाती है कौन सी विधि, मनोविश्लेषण विधि, साइको एनालिटिक मेथड। इसको पढ़ेंगे, किसने दिया था इसको, सिगमंड फ्राइड ने। इसको अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ये पूरा टॉपिक ही हमारा। मनोभौतिकी विधि, साइकोफिजिकल मेथड, बच्चा जो है शारीरिक और मानसिक रूप से किस तरह बिहेव करता है, उसकी बॉडी किस तरह से कह सकते हो एक साइको के रूप में, एक मनोशारीरिक रूप में किस तरह वो प्रेजेंट रहती है, तो वो कहलाती है हमारी कौन सी, मनोभौतिकी विधि, साइकोफिजिकल मेथड। ऐसा होता है ना बच्चा जो है टीचर्स को देखकर कांपने लगता है अचानक से, ठीक है। घर में अचानक से देख लिया कि मेरे घर में ट्यूटर आए हैं, जो टीचर स्कूल में थी वही मेरे ट्यूटर आए हैं, तो बच्चा कांपना स्टार्ट कर देता है। तो पता लगाया जाता है कि बच्चा जो है वो मानसिक और शारीरिक रूप से किस तरह बिहेव करता है, किस तरह वो रहता है, इसकी परेशानी क्या है, तो वो विधि कहलाती है हमारी मनोभौतिकी विधि, साइकोफिजिकल मेथड। नेक्स्ट है साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड, बातचीत करके पता लगाना। साक्षात्कार जो होता है ना, अकेले तो बैठा जाता है, साक्षात्कार इंटरव्यू में 5-6 लोगों को इकट्ठा थोड़ी ना लिया जाता है, अकेले लिया जाता है। आपके बारे में, आपके पर्सनल चीज़ों के बारे में, आपका आसपास के इन्वायरमेंट के बारे में क्या विचार है, आप क्या सोच रखते हैं, आपका मेंटल जो कह सकते हो एबिलिटी है, आपकी जो तार्किक सोच है, आपकी जो रीजनल थिंकिंग है वो किस तरह की है, आपके सामने कोई समस्या आ जाती है तो आप किस तरह बिहेव करते हो, किस तरह कंक्लूजन निकालते हो, तो वो विधि कहलाती है साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड। आपका इंटरव्यू लिया जाता है, अभी केवीएस के बच्चे जा रहे हैं इंटरव्यू देने, तो आपके बारे में तो पता करेंगे कि आप किस तरह बच्चे को पढ़ाओगे, आपका व्यवहार कैसा रहेगा बच्चों के प्रति, आपके पास जानकारी क्या क्या है, तो वो है हमारा साक्षात्कार विधि, ठीक है। आनुवंशिक विकास विधि, जेनेटिक मेथड क्या होता है, जेनेटिक मेथड होता है कि बच्चे में जो जेनेटिक फॉर्म आया हुआ है, बच्चे में जो जेनेटिक फॉर्म आया वो किस तरह से विकसित हो रहा है, आनुवंशिक विधि कहलाती है। जैसे कि माता पिता में जो गुण थे, क्या बच्चे में वही गुण विकसित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, माता पिता बुद्धिमान है, बच्चा जो है वो बुद्धिमान है या उसका सामान्य कह सकते हो बुद्धि स्तर है, तो वो विधि कहलाती है हमारी आनुवंशिक या विकास विधि, जेनेटिक मेथड।
नेक्स्ट है हमारी प्रायोगिक विधि, जो हमने अभी उसमें भी पढ़ी है। तो ये दोनों ही होती है, एक्सपेरिमेंटल मेथड, विवरणात्मक भी होता है और अवलोकनात्मक भी होता है। एंड लास्ट है हमारी नैदानिक विधि, क्लिनिकल मेथड। नैदानिक विधि क्या होती है, हम कह सकते हैं डायग्नोज करना, समस्या का कारण जानना कि आखिर बच्चे को समस्या हो क्यों रही है, बाद में समाधान करते हैं, वो उपचारात्मक विधि होती है। समाधान कर देंगे तो उपचार है, सिर्फ कारण जानेंगे कि बच्चा जो है विद्यालय में इस टीचर से इतना डर क्यों रहा है। बच्चा जो है वो घर में बहुत डरा रहता है, विद्यालय में बहुत अच्छा रहता है। तो इसका जब हम कारण जानेंगे तो वो विधि कहलाती है हमारी कौन सी, नैदानिक विधि, क्लिनिकल मेथड। ठीक है, चलिए। और ये हमारी जो मनोभौतिकी विधि है, साइको कह सकते हो, फिजिकल मेथड, इसके बारे में भी हम आगे आने वाली वीडियोस में आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेन करके बताएंगे चीज़ों को और भी बेहतर ढंग से। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे कह सकते हो वीडियोस को देख रहे हैं, तो आगे जो बच्चों की हेल्प हो सकती है आप उनको शेयर करके उनकी हेल्प करें। और जो भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ उसका कमेंट बॉक्स में आंसर दिया कीजिए, जिससे हमें पता लगे कि आप लोग भी तैयारी कर रहे हो, बच्चे जो हैं काम चोरी तो नहीं कर रहे हैं पढ़ाई से। तो ये सारी चीज़ों की मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू।